हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्मी वाले लड़के में। आज मैं आपको मिलवाऊंगा स्टेशन मास्टर जो एनटीपीसी द्वारा जाते हैं। हमारे साथ हैं अमित पाठक। आपके बारे में बताइए सर। मेरा नाम अमित पाठक है। मैं एनटीपीसी 2019 की भर्ती से स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन हुआ है मेरा। हाँ जी सर। मैं भोपाल डिवीज़न पे हूँ जी सर। और मेरा गुलाबगंज में मेरी पोस्टिंग है जो विदिशा के पास में है। भोपाल से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। जी सर। तो सर आप स्टार्ट से बताइए, कितना टाइम हुआ आपको, कितना स्ट्रगल किया आपने और पढ़ाई कैसे की, सेल्फ स्टडी तो थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैंने जो अपनी स्टडी स्टार्ट करी थी वो करी थी 2014 के आसपास। अच्छा। 2014 के आसपास मैंने स्टडी अपनी स्टार्ट करी थी। जी सर। तो क्या होता था कि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी। लाइब्रेरी ज्वाइन करके फिर मैंने क्या है, रैंडमली जैसे कुछ भी होता है, अच्छा। कोई भी फॉर्म आया भर दिया, कुछ भी आया वो कर दिया, सारी चीज़ें करके। तो स्टार्टिंग के 1 साल मेरा एग्ज़ाम वगैरह नहीं निकले। फिर 2017 में एमपी कांस्टेबल मध्य प्रदेश में हमारे आई थी, तो एमपी कांस्टेबल की 2017 की भर्ती में मेरा सिलेक्शन हुआ। 2018 में मेरे को मेरी नियुक्ति मिली, मेरी पहली कांस्टेबल आरक्षक की। अब मैंने उसमें 1.25 साल लगभग जॉब करी। अच्छा। उसके बाद फिर मैं उसमें थोड़ा अपना करियर पे थोड़ा फोकस नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा अपनी जॉब से थोड़ा ब्रेक लेकर उसके बाद फिर मैंने एनटीपीसी की तैयारी करी थी। अच्छा, जैसे कि जो एनटीपीसी का निकला है, इसकी कितने टाइम से आप तैयारी कर रहे थे, या फिर इससे पहले जो ओनली एमपी पुलिस का ही कांस्टेबल का निकला एग्जाम, या फिर और भी कोई से एग्जाम निकले थे? हाँ देखिए, मैं वो बेसिक चीज़ वही बता रहा हूँ कि मतलब आप कंपटीशन में उतरते हैं तो आपका पहले टारगेट क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर हम सारे एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें तो हम इधर से उधर भटकते रहें। सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि अपना फोकस क्लियर होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन के लिए उतरे हैं तो आपका ये मोटो क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन से एग्ज़ाम के लिए टारगेट करना है। और अगर आपने कोई सा एग्ज़ाम चूज़ किया है तो सबसे पहले उसके बारे में हमको पता होना चाहिए कि वो पेपर कैसा आएगा, कैसा पेपर होगा, उसका सिलेबस क्या है, उसके प्रीवियस पेपर्स कैसे हैं। तो वो सारों को एनालाइज करके फिर उस पर हमको मेहनत करनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि अगर हम बहुत सारे एग्ज़ामों को टारगेट करते रहें ना तो यूजुअली बहुत साल निकल जाते हैं एग्ज़ाम निकलने में, और कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम भी फिर नहीं निकलते हैं। अच्छा। इससे पहले 2018 में लोको पायलट की भर्ती आई थी, एएलपी के असिस्टेंट लोको पायलट की। वो भी मैंने क्वालिफाइड किया था, लेकिन चूंकि मेरा A1 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं था तो उसमें मैं मेडिकल आउट हो गया। मेरा A2 था तो मेरे को वहाँ पे मतलब सिलेक्शन नहीं मिला। उसके बाद से फिर मैंने सोचा कि मतलब रेलवेज़ की तरफ अच्छे से फोकस किया जाए। देन उसके बाद फिर जब एनटीपीसी आया 2019 में तो उसके बाद फिर मैंने और कोई फॉर्म नहीं भरा। मतलब सिर्फ कंसिस्टेंटली और डेडिकेशन के साथ फिर मैंने एनटीपीसी की वजह 2014 से आपने तैयारी शुरू करी थी। हाँ। तो इंस्पायरेशन किससे मिला कि नहीं गवर्नमेंट जॉब में ही जाना चाहिए? एक्चुअली क्या है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हम अपनी पुलिस सोसाइटी में रहते थे। तो एक्चुअली में वहाँ पे एक माहौल सा बना रहता है कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ये करना है, वो करना है। और उसके बाद फिर जब उसमें उतरे, कंपटीशन में उतरे, तो लाइब्रेरी में जो होते हैं, जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लाइब्रेरी में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग से इंटरेक्ट होता है, पता चलता है कि सामने वाला कैसे पढ़ रहा है, आप कैसे पढ़ रहे हो। आप एक बंद कमरे में अगर आप अपनी स्टडी करते हो तो मुझे मतलब मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं फिर एक जगह बंद जाते हो। क्योंकि आप लाइब्रेरी जाते हो ना तो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं कि वो लोग कैसे पढ़ाई करते हैं, उनके नंबर क्या हैं। अगर वो हमसे ज़्यादा अच्छे अचीव कर रहे हैं तो उनसे हम पूछते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हो, हम कहाँ उनसे रह जा रहे हैं। तो मतलब ये लॉट ऑफ एक्सपीरियंस मिलता है इसमें, नो डाउट। लाइब्रेरी मतलब मेरे हिसाब से आना चाहिए। लाइब्रेरी आने से बहुत सारे लोगों से आपको सीखने को जरूर मिलता है। एक क्वेश्चन बहुत से बच्चों का रहता है, क्वेश्चन क्या रहता है, ये मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी फेस करता हूँ कि 2014 से 2019 का आपका एग्ज़ाम रहा, तो एक बहुत टाइम पीरियड हो गया। तो एक जो घर वालों की प्रॉब्लम रहती है कि नहीं लड़के की शादी कर देना चाहिए। मान लो अगर घर वाले सपोर्ट भी करते हैं लेकिन जो रिश्तेदार होते हैं वो उनको परेशान करते हैं, तो आपके साथ ऐसी कंडीशन नहीं आई कभी कि नहीं बेटा बस बहुत हो गया, अब शादी कर दें, अब नहीं हो रहा तुमसे? आई, इसमें कोई दो राह नहीं है, बिल्कुल आई।
हमारी जो रिश्तेदार होते हैं, सब होते हैं, बिल्कुल हम जब मैं भी तैयारी करने उतरा और जब मेरे भी जब पेपर्स नहीं निकल रहे थे, तब सब लोगों ने मेरे को भी सजेशन किया कि छोड़ो, कहीं और ट्राई करो, सारी कहीं और पे भी अपन ध्यान दे सकते हैं। या फिर बोला उन्होंने कि चलो थोड़ा लाइफ में किसी दूसरी जगह भी आगे बढ़ो, शादी वगैरह में आगे जाओ। लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए मैंने सिर्फ अपना एम को फोकस किया। और आप यकीन मानिए, आज वही रिश्तेदार जो पहले पीठ पीछे बोलते थे कि हाँ तुमने गलत किया, ये सारी चीज़ें करी करके, आज वो सारे रिश्तेदार मतलब जो है खुल के मुंह पे तारीफ करते हैं। तो ये जो फैमिली प्रेशर और ये जो सोशल प्रेशर होता है, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है आपको इग्नोर करना पड़ेगा, बिल्कुल। क्योंकि अगर आपने उसको इग्नोर किया है तो किया, और उसके बाद फिर अगर आपने फोकस किया अपनी स्टडी पे, तो डेफिनेटली बहुत होगा। ये पार्ट ऑफ लाइफ होता है, इसको हैंडल करना बिल्कुल आना चाहिए। क्योंकि कल को आप रेलवेज में भी जॉब करोगे, सब में तो प्रेशर रहता है, उन सब चीज़ों को हैंडल करना रहता है। तो एक ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है, हमको वो सारी चीज़ें सिखाता है। मतलब हमको सोशली भी बैलेंस बना के रखना है और अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करना है। और यकीन मानो, अगर एक बार आपकी जॉब लगी तो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें सब सेट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। आपने कितने साल तैयारी करी, आपने क्या किया, वो सब भूल जाता है इंसान। आपकी सोसाइटी भूल जाती है, फिर आपका नाम भी होता है, फिर अब ऑब्वियसली आप सेट भी हो जाते हो सारी जगह। और कभी जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम निकला, 1-2 नंबर से रह गए, या होता है क्या है, अभी मैं भी देख रहा हूँ कि नॉलेजाइजेशन में किसी का नहीं, तो कभी ऐसा फ्रस्ट्रेशन नहीं आया है कि नहीं अब छोड़ देना चाहिए, या फिर कभी कि नहीं यार इसको छोड़ करके कोई और अपनाना चाहिए? हाँ देखिए, जब बेसिकली 1-2 नंबर से रह जाता है इंसान तो ओबियसली बुरा तो ज़रूर लगता है। लेकिन हमको ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि हम 1-2 नंबर से क्यों पीछे रह गए। सपोज़ करिए ये हमारा जैसे हमारा कोई कट ऑफ है और हम कट ऑफ के आसपास रहें और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में हम 1-आध नंबर नीचे रह गए, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी गलती है कि हमने सब तैयारी करी सिर्फ कट ऑफ के आसपास की। अगर हम कट ऑफ से और ऊपर की तैयारी करें, 5-10 नंबर ऊपर की तैयारी करें, तो भले ही फिर नॉर्मलाइजेशन का भी डर खत्म हो जाता है कि अगर 5-7 नंबर कम भी हो जाए तो भी हमारा सिलेक्शन मतलब हो जाएगा। और ऑब्वियसली 1-2 नंबर से रह जाते हैं अपन तो फिर मतलब होता तो है, इसमें कोई दुरा नहीं है कि लगता है कि होना चाहिए, लेकिन ठीक है, वो तो नॉर्मलाइजेशन अपने हाथ में नहीं है। नॉर्मलाइजेशन सिर्फ किस्मत के हाथ में है, आपका कौन सा सेट फंसता है, कौन सी शिफ्ट में फंसता है, वो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत, और वो अगर मेहनत हम कंसिस्टेंटली जारी रखेंगे तो बिल्कुल अपने टारगेट को बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। अच्छा, आपने जैसे बताया कि 2017 का MP पुलिस का एग्ज़ाम निकला, फिर मैंने जॉब की, फिर छोड़ दी, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि अब मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, कहीं नहीं लगी या ऐसा कुछ? नहीं, मैं अपने अंदर, मेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस था। जब मैंने जॉब छोड़ी थी पुलिस की, तो जब मैं 2017 वाली में भी भर्ती हुआ था तो मेरी ऑल MP में 25वीं रैंक बनी थी। और उसके बाद मेरे को था कि अगर नहीं भी कुछ होगा तो दोबारा मैं मतलब कांस्टेबल तो फिर से ज्वाइन कर सकता हूँ। लेकिन मैंने अपने टारगेट को कभी भी वो नहीं किया। जिस चीज़ के लिए मैंने जॉब छोड़ी थी, तो मैं कंसिस्टेंटली 3 साल लाइब्रेरी आया, और उसके बाद क्या है, रेलवे की प्रोसेस में थोड़ा सा कोविड के पेंडेमिक के कारण 2 साल थोड़ा लेट हो गया, इसलिए थोड़ी इसकी नियुक्ति थोड़ी लेट मिली। अदरवाइज़ मैंने अपने टारगेट को इन 2-3 सालों में कभी भी मतलब वो नहीं होने दिया, डिस्ट्रैक्ट होने नहीं दिया। आपने रेलवे को टारगेट किया था, तो उसी का उसी चीज़ से मैंने सीखी कि अगर आप किसी एक एग्ज़ाम के पीछे वो करते हो। मेरा MPPSC प्री भी निकला था। तो बहुत से लोगों ने मुझे वो किया कि आप PSC के मेंस की तैयारी करिए, सारी चीज़ें करिए। लेकिन उस चीज़ तब मैं समझ चुका था कि अगर हम 2-3 एग्ज़ामों की तरफ भागेंगे ना, तो ना हमारे पास ये रहेगा, जो टारगेट किया वो भी नहीं रहेगा। बिल्कुल, मैं सारे स्टूडेंटों को बिल्कुल, मेरी एक मतलब ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एक एग्ज़ाम को फोकस करो। आप बिल्कुल, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है, और पूरे जोरों शोरों से उसके तैयारी के लिए लग जाइए। डेफिनेटली 1 साल 2 साल, लेकिन तभी ना तभी तो बिल्कुल मिलेगी जॉब, ऐसा कुछ नहीं। जैसे आपकी जो जॉब लगी, ज्वाइनिंग लेटर आया, तो उस टाइम पे क्या मतलब क्या फीलिंग थी कि नहीं लग गई है? घर वालों का क्या रिएक्शन था? हाँ, मेरी मम्मी, मेरी दीदी, मेरे जिया जी लोग, सब लोग खुश थे, क्योंकि वो देखते थे कि मैं कितनी मेहनत करता था, सारी चीज़ें करता था। तो मैं कंसिस्टेंटली लाइब्रेरी तो जाता ही जाता था मैं, और सारे फेस्टिवल भी वो करता था, सारी चीज़ें करता था। तो मतलब उनको कहीं ना कहीं वो था। सबसे बड़ी थी मेरी मम्मी की खुशी, जो मेरी मम्मी के फेस पे जो स्माइल थी, वो मतलब दुनिया की सारी चीज़ों से वो परे है। मतलब जो हम खुद मेहनत करते हैं ना, हमसे अच्छा हमारे घर वालों को लगता है। तो मतलब उनकी जो खुशी थी वो मतलब
मैं कभी भूल नहीं सकता उस समय। एक और रहता है कि जैसे जो एकदम से फ्रेशर बच्चा आता है या फिर और भी बच्चे जो 1-2 साल से कि नहीं बिल्कुल परहेज कर देते हैं सभी चीज़ों का, शादियों में नहीं जाना, एंजॉय नहीं करना, तो उस पर आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं देखिए, ये बिल्कुल गलत है। आपके पास 24 घंटे हैं, आप 8 घंटे निश्चिंत रूप से सो भी सकते हैं, आप 8 घंटे अपनी स्टडी कर सकते हैं और बाकी जो 8 घंटे आप उसमें खाना पीना, नहाना धोना, फेस्टिवल कितने आते हैं, बहुत से बहुत साल में 10-12, शादियाँ कितनी आती हैं, बहुत से बहुत 4-5 आती हैं अगर किसी की बड़ी फैमिली है साल में अगर वो करके, तो इसमें कोई दो राह नहीं है। आप अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू करें, सारे फेस्टिवल भी एंजॉय करें क्योंकि ये भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता कि हम नहीं दिवाली की रात में हम पढ़ रहे हैं करके, नहीं। अगर आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश है और आपने अपने करियर पे फोकस कर रखा है तो बिल्कुल आप अपनी पढ़ाई भी कीजिए और अपने सारे फेस्टिवल एंजॉय कीजिए। आप यकीन मानिए, अपन लाइब्रेरी जाते हैं, अब कभी सोचिएगा, क्योंकि हम लाइब्रेरी जाते हैं 10-10 घंटे के लिए, लेकिन जब रात में सोने जाएं तो कभी आप ये सोचिएगा कि हमको क्या आउटपुट मिला इस दिन में, क्या दिन में हमने दिन भर में 10 घंटे दिए, क्या हमने सच में कुछ अचीव किया, मतलब हमने कुछ पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अगर आप लाइब्रेरी में 6 घंटे भी पढ़ लेते हो तो आई थिंक कि मोर देन इनफ होता है। लेकिन हाँ, वो 6 घंटे जो है विशुद्ध आपकी पढ़ाई पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फिजिकली तो हो लेकिन मेंटली नहीं हो, आप कहीं और सोच रहे हो, आपके मन में कहीं चल रहा है। ऐसे आप 10-12 घंटे बैठे रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर पूरे 6 घंटे अगर आप से पढ़ाई पे फोकस करते हैं, आप 6 घंटे आप अपनी पढ़ाई करिए, उसके बाद अगर आपको शाम को आपके अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, कर सकते हैं आप, 1-8 घंटे के लिए जा सकते हैं, सब कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। कोई अपन इतना हुआ लेकर अपन को लेकर नहीं चलना अपन को। चलिए, ये तो आपका पर्सनल रहा। अब जैसे जो आपकी जॉब लगी तो उसमें क्या क्या वर्क रहता है स्टेशन मास्टर? क्योंकि बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको पता नहीं है स्टेशन मास्टर क्या होता है, क्या वर्क होता है, क्या मतलब सैलरी पैकेज क्या होता है, कैसे सैलरी आती है, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। हाँ देखिए, स्टेशन मास्टर जो पोस्ट है, पोस्ट के पीछे ही लगा हुआ है मास्टर। मास्टर मतलब होता है कि आपको हर चीज़ में परिपक्व होना। स्टेशन मास्टर अपने कुछ स्टेशनों पे हमारे यहाँ टिकट भी काटते हैं, पूरे स्टेशनों को मैनेज भी करते हैं, सारी ट्रेनों का परिचालन संचालन बिल्कुल ईमानदारी से और बिल्कुल सुरक्षा से करना पड़ता है। एक पैनल होता है हमारे इधर, तो उस पैनल में हमको पूरी सिग्नलों को देखना पड़ता है कि यहाँ से अगर हमको गाड़ी लूप लाइन से लेनी है तो वहाँ का हमको पॉइंट सेट करके फिर स्टार्टर वगैरह दबाकर फिर हमको ट्रेनों को लेना पड़ता है। और सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि लोगों की सुरक्षा, मतलब एक स्टेशन मास्टर के अंडर में कुछ पॉइंट्समैन होते हैं, वो तो स्टेशन के अंदर पूरे परिचालन की जिम्मेदारी वो है। मतलब कोई भी ट्रेन अगर उस स्टेशन से होकर निकलती है तो वो स्टेशन मास्टर की पूरी जिम्मेदारी है कि पूर्णतः उसको सुरक्षित से इस तरफ से उस तरफ को ले जाया करें। और रही बात फिर सैलरी वगैरह की, तो ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है जी। और फिर केंद्र सरकार की जॉब है, तो टाइम टू टाइम अपने डीए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस सब देती है करके। खासतौर पे रेलवेज़ में ये है, नाइट ड्यूटी लगती है तो उसका नाइट अलाउंस भी मिलता है। अगर आपकी नेशनल हॉलीडेज़ पे छुट्टी वर्क है तो आपका नेशनल हॉलीडे का भी पैसा मिलता है। तो इसमें कोई दो राह नहीं है, रेलवेज़ जो है अच्छा खासा पैसा देता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब और सब चीज़ आपके फैमिलीज़ को भी अच्छी सुविधाएं देता है। जैसे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। अगर आपको कुछ खुदा न खास्ता कुछ अगर वो हो अपना कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो जाए तो रेलवेज़ के हॉस्पिटल हैं, अगर वहाँ इलाज पॉसिबल नहीं है तो वो किसी अच्छे उसमें ट्रांसफ़र करता है जो हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है वो। तो मतलब रेलवेज़ अच्छा अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराता है, इसमें कोई वो नहीं है। तो आप जो बच्चे देख रहे हैं आने वाले टाइम में, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपने जो मेरे सारे भाई लोग, दोस्त लोग, साथी लोग हैं, जो उन लोग को ही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सच में अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बस अपना एक एम तैयार कर लीजिए। कोई क्या बोल रहा है, मेरा दोस्त क्या तैयारी कर रहा है, किसमें क्या नहीं, एक बार घर पे बैठकर या लाइब्रेरी में बैठकर कहीं एकांत चिंतन जरूर करिए कि आप सच में क्या करना चाह रहे हैं और आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं सिर्फ उसी पे। सपोज करो आप एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप एसएससी को जानिए, समझिए कि कौन सा पेपर, उसका सिलेबस क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और प्रीवियस पेपर देखिए और उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। कोई ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त ये तैयारी कर रहा है तो मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, ये कर रहा है तो मैं ये करूँ। सबसे अच्छी चीज़ कि सेट पेपर लगाना ना भूलिए। सेट पेपर जो होता है ना वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं अपनी तैयारी करने की। हम पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन जैसे एक होता है ना, एक युद्ध में इंसान फौजी रहता है, आपने प्रैक्टिस कर ली लेकिन वो जब ऑन ग्राउंड जाते हैं अपन तब हमको पता चलता है कि हमने क्या सीखा है। पढ़ हमने सब लिया लेकिन जब उसको अप्लाई करते हैं
एग्ज़ाम में, तो उसको एनालिसिस करने के लिए सेट पेपर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जैसे कभी कभी क्या होता है, हमको कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हम बिल्कुल फ्री होकर कर रहे हैं, लेकिन जब वो सेट पेपर में टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है, घड़ी चलती है, तो उसकी जो घबराहट और हेजिटेशन होती है ना, हमको उससे लड़ना है। बहुत सारे एग्जाम्स में क्या होता है कि हम लोग घबरा जाते हैं कि ये नहीं, वो सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस है। आप जितना अच्छा सेट पेपर लगाएंगे बिल्कुल वो होगा। सेट पेपर आपके अंदर की कमियों को निकालता है। आपको पता है कि हमने ये पढ़ लिया, लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सेट पेपर में क्वेश्चन वो नहीं बन रहा है, तो वो आपको बताएगा कि आप अभी भी इस चीज़ में परिपक्व नहीं है, तो आपकी कमियां निकालता है, तो आप उसके बाद वो करिए। सेट पेपर में आपके कहीं नंबर कम दिख रहे हैं, आपको ये टॉपिक कम दिख रहा है, तो उसको और फोकस करिए और डीप में जाइए और सारी चीज़ें करिए। और सेट पेपर में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो अलग अलग क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो आपके मन में और आपके पास ये भी एक्सपीरियंस होता है कि मार्केट में इस तरीके के भी क्वेश्चन है। आप बुक्स को पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आप एक जगह बाउंडेशन में फंस जाते हो, लेकिन अब अलग अलग क्वेश्चन मिलते हैं तो आपको नई चीज़ भी सीखने को मिलती है। तो इसमें कोई दो राह नहीं है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सेट पेपर बिल्कुल लगाएं। ओके, धन्यवाद सर जी आपसे मिलकर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये थे अमित पाठक जी, ऐसे ही मैं वीडियो आपको लाता रहूँगा। धन्यवाद।